तो अब हम लोग देखने वाले हैं और एक डेफिशिएंसी, दैट इज ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन वर्सेस डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ओके, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अभी यहाँ पर ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी ओरिजिन स्टेट रहेगा उसको इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू मिलेगा। एंड डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का मतलब हुआ कि जो डेस्टिनेशन स्टेट रहेगा उसको मिलेगा। तो जब जीएसटी आया नहीं था, दैट इज ओरिजिन बेस्ड वाला केस, इस केस में दैट इज प्री जीएसटी रेजिम। ओके, प्री जीएसटी रेजिम में देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। ओके, ओरिजिन बेस्ड टैक्स। लेकिन जीएसटी आने के बाद जीएसटी बिकेम डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा इसको, लेकिन इसके पहले एक थोड़ा सा कंसेप्ट और डिटेल में समझते हैं। अगर आप लोग प्री जीएसटी रेजिम में इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, ओके, इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स, तब इस केस में आप लोग को एक टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स का जो लॉ है इट इज फॉर्म्ड बाय सेंट्रल। बट जो भी जीएसटी, जो भी सीएसटी का रेवेन्यू है, दैट सीएसटी रेवेन्यू वुड बी अक्रूइंग टू ओरिजिन स्टेट। ओके, वुड बी अक्रूइंग टू ओरिजिन स्टेट। क्यों ओरिजिन स्टेट में? लेट अस अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, प्री जीएसटी रेजिम में अगर ए ऑफ महाराष्ट्र हैज सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ गुजरात। ओके, अब यहाँ पर ए ने फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज का गुड्स बेचा है, से 1,000 रुपीज इज सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, टोटल बिकेम 11,000 रुपीज। अब यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर बी विल बी पेइंग 11,000 रुपीज टू ए। सिंपल, बी विल बी पेइंग 11,000 रुपीज टू ए। अब यहाँ पर 1,000 रुपीज गुजरात के रिसिपिएंट के जेब से गया है, इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट ये चाहेगा कि ये 1,000 रुपया गुजरात स्टेट को मिले, ताकि गुजरात स्टेट का डेवलपमेंट हो। ओके, ये सोच रहा है गुजरात गवर्नमेंट। ओके, तो अज्यूम करते हैं कि ये करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र वाले को अगर गुजरात गवर्नमेंट को ये वाला सीएसटी का टैक्स देना है, ओके, तो यहाँ पर ए को क्या करना पड़ेगा? ए को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ए को यहाँ पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ए को यहाँ पर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ए को ऑडिट एप्लीकेबल होगा तो ऑडिट करना पड़ेगा। तो दुनिया भर के कंप्लायंस ए को करने पड़े। कहाँ पर करने पड़े? जहां पर वो गुड्स बेच रहा है, जहां पर वो गुड्स बेच रहा है। मतलब अगर समझो कि महाराष्ट्र से वो इंडिया के 30 स्टेट में बेचेगा, तो हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर ये सारा प्रोसेस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले यूनिफॉर्म टैक्सेशन नहीं था। पहले हर स्टेट का अलग वैट एक्ट था, हर स्टेट का, एंड अंदर से भी प्रोविजन अलग थे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर गुजरात के पास ये रेवेन्यू नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर माथापच्ची। ओके, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारा हेडेक है। तो यहाँ पर उन लोगों ने पहले क्या डिसाइड किया कि दिस 1,000 लेट इट बी विथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, लेट इट बी विथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ओके, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन, मतलब कि जहां से गुड्स बिका है उस स्टेट को रेवेन्यू मिल गया। ओके, लेकिन जीएसटी ने क्या किया? जीएसटी ने इसको सॉल्व किया। जीएसटी ने क्या किया? ए को गुजरात में रजिस्ट्रेशन लिए बिना गुजरात गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिया जाएगा। ओके, वापस से एक बार, ए को गुजरात स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिए बिना, ओके, गुजरात स्टेट को रेवेन्यू दिया जाएगा। अब कैसे, वो सुनो। अभी हम लोग जीएसटी का बात करें। ओके, जीएसटी में इंटर स्टेट सप्लाईज पर क्या लगता है बताओ? जीएसटी में इंटर स्टेट सप्लाईज पर लगता है आईजीएसटी। वेरी सिंपल। ओके, आईजीएसटी बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉर्शंस इट टू डेस्टिनेशन स्टेट। ओके, ये वाला कंसेप्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ। अब यहाँ पर अगर सेम ट्रांजैक्शन है, ए ऑफ महाराष्ट्र हैज सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ गुजरात। ओके, ए ऑफ महाराष्ट्र हैज सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ गुजरात। 10,000 रुपीज का गुड्स है, 1,800 का जीएसटी।
टोटल बिकेम 11,800। अब यहां पर बी क्या करेगा, बी ए को 11,800 रुपया पे करेगा। ओके, आईजीएसटी इज 1,800। ठीक है, ये इंटरसेट ट्रांजेक्शन है, आईजीएसटी इज 1,800, टोटल इनवॉइस वैल्यू इज 11,800। अब यहाँ पर महाराष्ट्र के पास जो आईजीएसटी आया है, ओके, महाराष्ट्र ये किसको पे करेगा, महाराष्ट्र का जो सप्लायर है दैट इज ए, ये आईजीएसटी किसको देगा, कम ऑन एवरीवन। यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर महाराष्ट्र विल पे दिस 1,800 टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, महाराष्ट्र विल पे, दैट इज ए विल पे आईजीएसटी इन महाराष्ट्र टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना रुपया आ गया, 1,800 रुपया आ गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, 900 रुपीज गुजरात को देगा एंड 900 रुपीज खुद रिटर्न कर लेगा। आया समझ में? मतलब 900 रुपया वो गुजरात को क्यों दे रहा है, बिकॉज गुजरात इज द डेस्टिनेशन स्टेट। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ यूं कि ए को गुजरात के स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं पड़ा, पर फिर भी गुजरात गवर्नमेंट को 900 रुपया मिल गया। समझ में आया पॉइंट? और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिला। ओके, क्यों नहीं मिला कुछ भी, बिकॉज इट इज अ प्रोड्यूसिंग स्टेट, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन स्टेट। तो सर यहाँ पर तो हर प्रोड्यूसिंग स्टेट को लॉस होएगा ना। आंसर इज यस, लॉस होएगा, लेकिन उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि पहले 5 साल तक, ठीक है, जीएसटी आने के पहले 5 साल तक, बाद में उसको एक्सटेंड भी किया 3 साल, दैट इज टोटल 8 ईयर्स तक, जो भी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस हो रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस अर्निंग्स, दैट लॉस वुड बी कॉम्पेंसेटेड, ओके, विद द रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस जो भी हम लोग कलेक्ट करेंगे, वो हम लोग किधर यूज करेंगे, टू कॉम्पेंसेट द लॉसेस सफर्ड बाय प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक है, तो ओरिजिन बेस्ड टैक्स एंड डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन क्लियर हो गया सबको? ओके, डन। अभी हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे जिसमें आपको और डिटेल्ड क्लैरिटी दूंगा ऑन दिस एस्पेक्ट। हम लोग यहाँ पर 4 पार्टियां लेंगे, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ये 4 लोग हैं। ए का सेलिंग प्राइस 10,000, बी का सेलिंग प्राइस 20,000, सी का सेलिंग प्राइस 30,000 एंड डी इज अ कंज्यूमर। ओके, ही इज नॉट सेलिंग द गुड्स, इज अ कंज्यूमर। अभी ए बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, ठीक है, अज्यूम करेंगे। बी ऑल्सो बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, अज्यूम करेंगे। सी बिलोंग्स टू तेलंगाना एंड डी बिलोंग्स टू तेलंगाना। ओके, अब आप लोग मुझे बताओ, ये जो ट्रांजैक्शन है, ए ने जो बी को सेल किया, वेदर इट इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, कहना ऐसे दोनों जन महाराष्ट्र में है तो इट इज अ इंट्रास्टेट सप्लाई, इट इज अ इंट्रास्टेट सप्लाई। ये जो ट्रांजैक्शन है महाराष्ट्र टू तेलंगाना, ठीक है, महाराष्ट्र टू तेलंगाना, तो व्हाट इज दिस ट्रांजैक्शन, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट? इट इज इंटरस्टेट। तेलंगाना टू तेलंगाना, व्हाट इज दिस ट्रांजैक्शन? इट इज अगेन इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। ओके, जिधर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन उधर क्या लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, एंड जिधर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन उधर क्या लगेगा, आईजीएसटी। यहाँ पर एस मतलब कौन सा स्टेट, महाराष्ट्र। यहाँ पर एस मतलब कौन सा स्टेट, इट इज तेलंगाना। क्लियर है सबको? चलो, अभी हम लोग टैक्सेबिलिटी निकालते हैं। यहाँ पर ए को कितना टैक्स भरना पड़ेगा, कहना है ऐसे 10,000 के ऊपर, यहाँ पर ना 18% रेट को अज्यूम करना है ना। 10,000 प्लस सीजीएसटी 900, एसजीएसटी 900। क्लियर है क्या? एकदम सिंपल चीजें हैं, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जब हम लोग को कॉम्प्लिकेशन आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड ट्रांजेक्शन, महाराष्ट्र वाले पर्सन ने, दैट इज बी ने, किसको सेल किया है, सी को। सी बिलोंग्स टू तेलंगाना। दिस ट्रांजेक्शन इज अ इंटर स्टेट सप्लाई, इसीलिए यहाँ पर बी को 20,000 रुपीज के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अमाउंट वुड भी 18% के हिसाब से 3,600 रुपये। टोटल इनवॉइस वैल्यू 23,600। आगे तेलंगाना वाला जो सी है, सी क्या कर रहा है, डी को बेच रहा है।
सो 30,000 का जो गुड्स सेल हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी आएगा 18% के हिसाब से, CGST SGST दैट इज 99%, 2,700, 2,700, 35,400। ओके डन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी कितना पे होने वाला है वो निकालेंगे। ओके, अब एक चीज समझना है इसके पहले, जितना भी मैंने अपने सप्लायर को पे किया है, ओके, मैंने मतलब किसी ने भी जितना भी किसी भी सप्लायर ने अपने सप्लायर को पे किया, ओके, किसी भी रिसिपिएंट ने अपने सप्लायर को पे किया है, उसका आईटीसी उसको मिलेगा, इस केस में तो पूरा मिलेगा। ओके, हर सप्लायर किसी और का रिसिपिएंट होगा, मतलब बी इज द रिसिपिएंट ऑफ ए बट द सप्लायर ऑफ सी। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए मैंने वो स्टेटमेंट दो बार यूज किया। क्लियर पॉइंट? ठीक है। अभी ये ए है, ये बी है, ये सी। चलो, ए का लायबिलिटी, सीजीएसटी एंड महाराष्ट्र का जो एसजीएसटी, ये दोनों पे करेगा वो। 900 रुपया सीजीएसटी पे किया, 900 रुपया एसजीएसटी पे किया, इसके पास कोई आईटीसी नहीं था, तो नेट इसने कितना पे कर डाला, 900 रुपया सीजीएसटी, 900 रुपया एसजीएसटी। क्लियर यहां तक? आगे, अब बी, बी को क्या पे करना है, कम ऑन एवरीवन, बी को पे करना है आईजीएसटी। आईजीएसटी बिलोंग्स टू विच गवर्नमेंट? आईजीएसटी बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नो डाउट कि वो लोग अपोर्शन करने वाले टू द डेस्टिनेशन स्टेट, बट बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। 3,600। अब गवर्नमेंट ने बी को बोला कि सर 3,600 रुपया दो, तो बी ने क्या बोला गवर्नमेंट को कि सर ये जो 3,600 आप मुझसे मांग रहे हो, ओके, ये मैं आपको पूरा नहीं दूंगा। क्यों पूरा नहीं दूंगा? क्योंकि 1,800 रुपया, दैट इज 900 सीजीएसटी, 900 एसजीएसटी मैंने ए को दिया हुआ है। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव full 3,600, but how much I am going to give you after reducing CGST ITC and after reducing SGST ITC, दोनों माइनस करके हम लोग क्या करेंगे, पे कर लेंगे। ओके, कितना, 900 900 है, 900 रुपया 900 रुपया, तो नेट आई विल बी पेइंग 1,800। सबको समझ में आएगा ये पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है क्या? आगे बढ़ेंगे। अभी सी, सी को क्या पे करना है, सी को पे करना है CGST SGST दैट इज 2,700 रुपीज, एंड यहाँ पर अगेन 2,700। पर सी क्या बोलेगा गवर्नमेंट को कि सर मैंने बी को 3,600 रुपया दिए आईजीएसटी के नाम पे। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, आप आईजीएसटी काट के दे दो, तो आईजीएसटी में काट के दूंगा, 2,700 सीजीएसटी के सामने काटूंगा, जो ऊपर का बचा हुआ है 900 रुपया वो मैं एसजीएसटी के सामने काटूंगा, तो नेट में पे करूंगा। ओके, कितना पे करूंगा, सीजीएसटी कुछ भी पे नहीं करूंगा, मैं सी हूँ, सीजीएसटी कुछ भी पे नहीं करूंगा, एसजीएसटी में 1,800 रुपया पे करूंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या? ये बेसिक है, थोड़ा एडवांस लेवल अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बेसिक है, दिस इज बेसिक। आपके दिमाग में यहाँ पर दो क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ये जो आईजीएसटी आपने यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी को पे करने के लिए यूज किया, ये उल्टा भी तो हो सकता था, पहले हम लोग एसजीएसटी पे करेंगे फिर हम लोग सीजीएसटी, यस हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में आपको आंसर थोड़ा सा अलग आएगा, वो आप लोग खुद से करना आफ्टर हियरिंग एंटायर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन पहले सुन लो, उसके बाद आप लोग ट्राई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ तक तो बेसिक था, थोड़ा एडवांस लेवल स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर अलग मार्कर ले रहा हूँ ग्रीन कलर की। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 900 रुपया मिला हुआ है, यहाँ पर महाराष्ट्र के पास 900 रुपया मिला हुआ है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास 900 900 रुपया पड़ा हुआ है। अब एक चीज ध्यान से सुन के बताना मुझे, सोच समझ के, कि आप लोगों ने पहले ऑलरेडी सुना हुआ है ये, आईजीएसटी बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर हम लोग देखने जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बी से, ओके ध्यान से सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ओके मैं ऐसा नहीं बोला आईजीएसटी कितना, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बी से कितना रुपया मिलना चाहिए था नेट, ओके सेंट्रल गवर्नमेंट को कहने से 3,600 रुपया मिलना था, लेकिन उसमें से 900 देना था, तो नेट हम लोग देखेंगे तो 2,700 रुपया तो मिलना चाहिए था।
ओके, सेंट्रल को 2700 तो मिलना ही चाहिए था, लेकिन फिर भी कितना मिला? फिर भी 1800 ही मिला। तो यहाँ पर 900 कम मिला। 900 कम क्यों मिला? क्योंकि जो बी है वो बोलता है कि सर मैंने महाराष्ट्र का एसजीएसटी का आईटीसी लिया है, इसीलिए मैं आपको 900 रुपया कम दूंगा। ओके, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भड़क गई। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है मेरे को 2700 मिलना था, स्टेट आपके वजह से 1800 मिला। मेरे को 2700 मिलने आना था, लेकिन स्टेट आपके वजह से मेरे को 1800 मिला, तो मुझे और 900 रुपया चाहिए। तो यहाँ पर 900 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट किससे मंगवा के लेगी? फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ओके, फ्रॉम महाराष्ट्र मीन्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट वुड ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट 900 रुपीज। अब सेंट्रल के पास कितना रुपया आ गया? इस ट्रांजेक्शन से 2700 एंड इस ट्रांजेक्शन से 900। ओके, ये 900 तो ऐसा का ऐसा है, महाराष्ट्र के पास से ये 900 रुपया हम लोगों ने ले लिया एंड यहाँ पर ऐड कर दिया। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? महाराष्ट्र से हम लोगों ने 900 रुपया माइनस करवा लिया, भाई लाओ, क्योंकि आपके वजह से हमको कम मिला है, तो सेंट्रल में यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, तो अभी के स्टेज पर, ओके, अभी के स्टेज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना रुपया है ये आपको सोच के बताना है। यहाँ का 900 रुपया है एंड यहाँ का 2700 है। सो टोटल कितना रुपया है अभी के पास, अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? 3600 रुपया। ओके, ये 900 प्लस ये 2700, दिस 3600 रुपीज रिप्रेजेंट्स आईजीएसटी ऑन दिस ट्रांजेक्शन। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये जो 3600 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो आईजीएसटी लगा है वो किसको जाना चाहिए था? सेंट्रल को। सेंट्रल को जाना चाहिए था, तो सेंट्रल के पास ही तो है। सीजीएसटी मिला है 3600 एंड ये आईजीएसटी मिला है 2700। क्लियर है पॉइंट? देखने गए तो इंटरनली ये सीजीएसटी के अकाउंट से आईजीएसटी अकाउंट में भी 900 रुपया आने वाला है। ओके, तो टेक्निकली यहाँ पर 900 माइनस होके आईजीएसटी में प्लस हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना है। ओके, टेक्निकली देर आर 3 अकाउंट्स, सीजीएसटी अकाउंट, एसजीएसटी अकाउंट, आईजीएसटी अकाउंट। तो यहाँ पर सीजीएसटी अकाउंट से कम हुआ है, इसीलिए सीजीएसटी अकाउंट क्या करेगा, इसको देगा। तो टेक्निकली जाने दो, अभी के लिए इतना समझ में आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना रुपया है? 3600। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि सर हमको 2700 रुपया मिलने वाला था इस ट्रांजेक्शन पर, लेकिन ये बंदा बोलता है कि, कौन बंदा? बी। बी बोलता है कि मैं आईजीएसटी, सॉरी, सी बोलता है कि मैं आईजीएसटी का बेनिफिट यूज करूंगा क्योंकि मैंने बी को पे किया। तो सी ने क्या किया, 900 रुपया सेंट्रल का माइनस कर दिया इसमें से एंड बोलता है कि मैं स्टेट को सिर्फ 1800 दूंगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर स्टेट नाराज हो गया। स्टेट बोलता है सर मेरे को तो 2700 मिलने वाला था, आपकी वजह से मेरे को 1800 मिला, तो मेरे को 900 रुपया चाहिए। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, 900 रुपया देना पड़ेगा ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वुड पे 900 रुपीज टू स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अब क्या पोजीशन आएगा, 3600 माइनस 900, दैट इज नथिंग बट 2700। ओके, ये क्या रहा, सेंट्रल के पास अल्टीमेट रेवेन्यू रहा 1800 प्लस 900, दैट इज 2700। दिस इज द अल्टीमेट रेवेन्यू विथ स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज तेलंगाना, जो कि अपना फाइनल जो ट्रांजेक्शन था ये वाला उसके ऊपर है। आया समझ में? क्लियर है क्या पॉइंट? सो हियर आई कंप्लीट विद दिस एक्सप्लेनेशन। इसके ऊपर आप लोग को एक आईटीसी के चैप्टर में क्वेश्चन मिलेगा इन सीए फाइनल एंड सीए इंटर, सीए में इंटर। ओके, सीए सीए में सब सब लोग के बुक में ये वाला क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। ओके, जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी इस चैप्टर का लेंगे। देखो ये वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं जीएसटी का। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, ये तो हमने ऑलरेडी किया। सेकंड पॉइंट,
इट इज बेस्ड अपॉन कॉन्करेंट डुअल मॉडल। कॉन्करेंट डुअल मॉडल का मतलब होता है, कॉन्करेंट मतलब साथ में लगना, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों साथ में लगता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट। ओके, डुअल मतलब दोनों, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगाएंगे। ओके, इंटरस्टेट सप्लाईज के ऊपर आईजीएसटी लगेगा। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के एम्बिट के बाहर हैं अभी के लिए, लेकिन बाद में चल करके आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बाहर है। ओके, दिस कैन बी रेफर्ड विथ सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 एंड 9 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो यहाँ पर आप लोग मार्किंग करके रखो कौन से 5 प्रोडक्ट जीएसटी के एम्बिट के बाहर है। तो यहाँ पर पेट्रोल बाहर है, दैट इज पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एचएसडी एंड मोटर स्पिरिट। ये सारे बाहर क्यों हैं? ये सारे प्रोडक्ट जीएसटी के बाहर क्यों हैं? आंसर इज वेरी सिंपल। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट was earning heavy revenue through the sale of petrol and liquor। ओके, लिकर भी बाहर है, वो हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट हेवीली अर्निंग कर रहा था ऑन दीज ट्रांजेक्शन्स। ओके, पेट्रोल लिकर। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं चाहता था कि पेट्रोल एंड लिकर जीएसटी के एम्बिट में जाए। अगर जीएसटी के एम्बिट में जाता है तो रेवेन्यू शेयरिंग हो जाएगा 50-50। इसीलिए इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एंड लिकर को जीएसटी के एम्बिट में जाने नहीं दिया। ओके, पर सिर्फ टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगने वाला है एंड जीएसटी भी लगने वाला है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद टैक्सेस कौन से सब्स्यूम हुए हैं वो पढ़ेंगे, एंड देन जीएसटी काउंसिल। ओके, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पर लिखे हुए। अभी अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करें तो आप लोग को सभी को पता है कि देर आर 3 लिस्ट, दैट इज लिस्ट 1, लिस्ट 2, ओके, एंड लिस्ट 3। ठीक है, 3 लिस्ट है, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब ऐसा ट्रांजैक्शंस जिसके ऊपर लॉ बनाने का जो पावर है, इट इज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लिस्ट 1 में जो भी चीजें लिखी होती हैं उसके ऊपर टैक्सेस कौन बनाता है, अपना सॉरी लॉ कौन बनाता है, यूनियन, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे लिस्ट 2, लिस्ट 2 मतलब स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसके ऊपर लॉ बनाने का पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लिस्ट 3, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो प्रोडक्ट्स हैं, ओके, प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज, उसके ऊपर पावर किसके पास है, दोनों के पास है। दोनों के पास मतलब यूनियन भी लॉ बना सकता है एंड स्टेट भी लॉ बना सकता है। जैसे एजुकेशन, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, दोनों जन बना रहे हैं ना एजुकेशन पे। आ रहा है समझ में? Okay. अभी जीएसटी जो है वो इन तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं। क्यों ऐसा सर? सर ऐसा कर सकते थे ना कि लिस्ट 1 में सीजीएसटी डाल दो, लिस्ट 2 में एसजीएसटी डाल दो, एंड लिस्ट 3 में चाहिए तो फिर ऐसा कर लो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों इसमें डाल दो, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन नहीं, इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सुनो, टेक्निकल प्रॉब्लम। अगर हम आईजीएसटी की बात करें, आईजीएसटी का लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। पर हम लोग देंगे किसको, स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज डेस्टिनेशन स्टेट को 50%। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी लिस्ट में उसको फिट नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू कलेक्ट बट इट इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज टू स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया आर्टिकल ही बना दिया, दैट इज आर्टिकल नंबर 246A। ठीक है, एक आर्टिकल नया बना लिया, दैट इज आर्टिकल नंबर 246A। अब आर्टिकल नंबर 246A क्या कहता है सुनो, इसमें दो क्लॉजेस हैं। ओके, 246A1, 246A2। पार्लियामेंट
दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ओके, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट shall have power to make laws with respect to intra-state supply. इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि सेम स्टेट के अंदर अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगा एंड स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगा. गेटिंग द पॉइंट? ओके, समझ में आ रहा है? आर्टिकल नंबर 246 ए ने किसको पावर दिया? सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को पावर दिया. दोनों को पावर दिया. ओके, क्या पावर दिया? पावर टू मेक लॉस. ओके, लॉ बनाने का पावर, मतलब कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल बनाएगा सीजीएसटी के लिए एंड स्टेट बनाएगा एसजीएसटी के लिए. समझ में आ रहा है का पॉइंट? क्लियर है सभी को? तो दोनों को पावर दिया है. पॉइंट क्लियर है? अब आगे ये लोग लिखते हैं कि जब भी स्टेट का लॉ अगर कॉन्ट्रावीन करेगा सेंट्रल से, मतलब स्टेट का लॉ अगर थोड़ा सा अलग रहा सेंट्रल से, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? सेंट्रल का. ओके, तो अभी ये लिखने की वजह से सीजीएसटी एक्ट इज इक्वल टू एसजीएसटी एक्ट, दोनों में कोई चेंज नहीं. दोनों में कोई भी चेंज नहीं रहेगा. ओके, इसीलिए सीजीएसटी एक्ट में जो भी लिखा है एज इट इज कहां पर लिखा हुआ है? एसजीएसटी एक्ट में भी लिखा हुआ है. क्लियर है सभी को पॉइंट? ओके. आर्टिकल 246(a)(2) क्या कहता है? पार्लियामेंट शैल मेक लॉज फॉर इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स. मतलब जो हम लोग अगर दूसरे स्टेट में सेल करेंगे, ओके, महाराष्ट्र वाला पर्सन अगर गुजरात में सेल करेगा, तो इस ट्रांजेक्शन के ऊपर लॉ बनाने का जो अधिकार रहेगा, इट वुड बी विथ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, इसीलिए आईजीएसटी एक्ट जो बनता है वो किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है. तो पूरे इंडिया में आईजीएसटी एक्ट कितने रहेंगे? सिर्फ एक. वेरी क्लियर? ठीक है. अभी यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन है, ये हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि जीएसटी काउंसिल जब तक रेकमेंड नहीं करता तब तक ये 5 प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. कौन से 5 प्रोडक्ट? पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एचएसडी एंड मोटर स्पिरिट. ठीक है, ये 5 जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है. ओके, पेट्रोलियम क्रूड मतलब पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, ओके, जो फार्मूला 1 रेसेस में यूज होता है. मोटर स्पिरिट दैट इज डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल दैट इज प्लेन में जो यूज होता है वो. ठीक है, तो ये सारे जो 5 प्रोडक्ट्स है, इन 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी अभी नहीं लगने वाला है. कब लगेगा? जब भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल मतलब एक कमिटी बनाया हुआ है जिसमें हर स्टेट से एक मेंबर है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर है. ठीक है, वो जो कमिटी है वो क्या करता है? वो कमिटी डिसीजन लेता है. ठीक है, दैट कमिटी टेक्स द डिसीजन विथ रिगार्ड्स टू कौन से प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को टैक्सेबल करना चाहिए, क्या रेट ऑफ जीएसटी कम करना चाहिए, क्या एग्जेम्पशन देना चाहिए, क्या रजिस्ट्रेशन से बेनिफिट देना चाहिए. तो ये सब जो कामकाज है वो कौन करता है? जीएसटी काउंसिल. जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, जीएसटी काउंसिल क्या करेगा? रिकमेंड करेगा. किसको रिकमेंड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करेगा. आया है समझ में पॉइंट? सबको क्लियर है क्या? ठीक है. अभी हम लोग कुछ और आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं इसके. ये वाला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया. आईजीएसटी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट shall shall be apportioned between CG and states, that is destination state. सेकंड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे जीएसटी के अंदर. चलो, अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डेफिनेशन ऑफ जीएसटी हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. सप्लाई का मतलब क्या होता है, ये सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8, ये 2 सेक्शंस में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, बाद में. तो सप्लाई का बेसिक मीनिंग क्या होता है? सेल करना भी सप्लाई है, सर्विस देना भी सप्लाई है, बार्टर देना भी सप्लाई है, ओके, एक्सचेंज करना वो भी सप्लाई है. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. सप्लाई किस चीज का होना चाहिए? गुड्स का या तो फिर सर्विस का. ओके, जीएसटी का मतलब क्या है? जीएसटी मींस अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. सप्लाई का मतलब होता है सेक्शन नंबर 7 8 में लिखा हुआ है. ओके, बेसिक मीनिंग क्या है?
बेसिक मीनिंग, सेल हो गया, ट्रांसफर हो गया, बार्टर हो गया, ओके। बिजनेस पर्पज होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ये बेसिक मीनिंग। डिटेल मीनिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज कल जो अपलोड होगा, उसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और बोथ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब कि जो लिकर हम लोग पीते हैं, दैट इज बियर हो गया, ओके, वाइन हो गया, ठीक है, तो ये सब चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि जीएसटी के डेफिनेशन में अल्कोहलिक लिकर को बाहर निकाल दिया। सो टोटल देर आर 6 प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर जीएसटी नहीं आने वाला है। 5 प्रोडक्ट कौन से हैं? पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एचएसडी मोटर स्पिरिट, एंड जो एक प्रोडक्ट है वो कौन सा है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लेकिन अगर वही अल्कोहलिक लिकर इंडस्ट्रियल यूज के लिए अगर यूज हुआ, जैसे सैनिटाइजर, तो सैनिटाइजर वगैरह में अगर कोई अल्कोहलिक लिकर यूज हो रहा है, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, सो अल्टीमेट यूजेज इज इंपॉर्टेंट। If the usage is human consumption, then GST will not be attracted. However, if the usage is industrial, then it will attract GST. Clear है क्या definition? GST means tax on supply of goods or services except alcoholic liquor for human consumption. Okay. आगे लास्ट एक आर्टिकल है, state shall not impose any tax on supply of goods or services or both where such supply takes place outside the state। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को खुद के स्टेट के बाहर टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ओके, महाराष्ट्र का कोई सप्लायर है, अगर वो सेल कर रहा है गुजरात में, तो यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। ओके, आईजीएसटी सेंट्रल को जाएगा, सेंट्रल प्लेस ऑफ सप्लाई के स्टेट को देगा। ओके, तो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलना है, क्योंकि गुड्स आउटसाइड द स्टेट चलेगा। ओके, सेकंड पॉइंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी आईजीएसटी का जो एक्ट है वो काम आएगा। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है आईजीएसटी एक्ट, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। भले महाराष्ट्र से ही क्यों गुड्स एक्सपोर्ट न हुए हो, पर फिर भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके लिए कोई लॉ नहीं बना सकता। वापस से एक बार, महाराष्ट्र से अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, फिर भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बना सकता। दिस एक्सपोर्ट इज टू बी गवर्नड अंडर आईजीएसटी एक्ट। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गया? तो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इंपॉर्टेंट है वो हो चुके। अभी टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, ये वाला कर लेंगे। कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए हैं? ओके, एक्साइज ड्यूटी सब्स्यूम हो गई, मतलब कि पहले मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, अभी नहीं लगेगी। उसके बाद सर्विस टैक्स सब्स्यूम हो गया। क्लियर, सर्विस टैक्स सब्स्यूम हो गया। फिर स्टेट वाले जो टैक्सेस थे उसमें से वैट एंड सीएसटी। वैट इज फॉर इंट्रा स्टेट, वैट वाज फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड सीएसटी वाज फॉर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पर एक एक करके पढ़ते हैं, ये बेसिक वाला अपना हो चुका। अभी यहाँ पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हाईलाइट करना चाहूंगा, दैट इज कस्टम ड्यूटी। तो चलो अभी हम लोग कस्टम ड्यूटी पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये यूएस है, यूएस से कुछ गुड्स इंडिया में आने वाला है। ओके, इंपोर्ट होकर के। अभी ये गुड्स जब इंडिया में आएगा, तब गवर्नमेंट से कि सिंस दिस इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ प्लेस इन इंडिया, लेट अस लेवी बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो एक बेसिक कस्टम ड्यूटी नाम का एक ड्यूटी रहता है, वो लगने वाला है एज पर कस्टम्स एक्ट। ओके, कस्टम ड्यूटी क्लियर। अभी यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगा दिया आप लोगों ने, लेकिन अगर यही गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होता प्री जीएसटी रेजिम में, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ होता, तो क्या लगता? कहने से सेंट्रल एक्साइज, दैट इज एक्साइज ड्यूटी लगती, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे हमने सीखा एक्साइज ड्यूटी। तो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी अब नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, उस एक्साइज ड्यूटी के बदले, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी तो नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुआ ही नहीं। तो उस एक्साइज के बदले उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, ओके, एक्साइज ड्यूटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक ड्यूटी लगाया जाता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ओके, दिस इज फॉर काउंटरिंग, दिस इज फॉर
this is in place of excise duty. Okay, this rate of excise duty would be equal to CBD. अगर इंडिया में हम लोगों ने किसी से खरीदा होता तो वैट भी लगता था, पर यहाँ पर तो इंडिया के बाहर से आ रहा है, तो यहाँ पर वैट से भी बच जाओगे आप? नहीं नहीं, वैट से नहीं बच पाओगे। इसीलिए यहाँ पर वैट के जगह पे SAD लगाया गया, दैट इज स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। ठीक है, वैट के जगह पे क्या लगाया गया? स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। आया समझ में? बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले लगता था, अभी भी लगता है। CVD इन प्लेस ऑफ एक्साइज, पहले लगता था ना, ये पहले एक्साइज को काउंटर बैलेंस करने के लिए CVD, वैट को काउंटर बैलेंस करने के लिए SAD। ठीक है, ये प्री GST रिजिम का बातें हो गया। अब बेसिक बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है, दिस रिमेन्स एज इट इज। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है, दिस रिमेन्स एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है। मीन्स दिस ड्यूटी इज नॉट सबस्यूम्ड इन GST। सबस्यूम्ड का मतलब होता है कि मर्ज होना। ओके, मर्ज होना मतलब कि पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, मर्ज होके GST बन गया। लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी इज नॉट सबस्यूम्ड, मीनिंग देयर बाय बेसिक कस्टम ड्यूटी इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। ओके, लेकिन एक्साइज एंड वैट सबस्यूम हो चुका है, इसीलिए इन दोनों के जगह पे एक टैक्स आ गया, दैट इज कॉल्ड एज IGST। आया है समझ में? ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाईज, एंड जो इंटरस्टेट सप्लाई होता है, ओके, उसके ऊपर क्या लगता है? IGST। सो दिस इज अ कस्टम ड्यूटी। दिस इज कमिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। सबको समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पर CVD एंड SAD, these both are subsumed। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे CVD एंड SAD, these both are subsumed। क्लियर? उसके बाद अभी दो तीन ड्यूटीज है अलग अलग से। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, मतलब जो नेप्थलीन बॉल वगैरह होता है, ओके, उसके ऊपर अलग से एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी, वो सबस्यूम हो चुकी। एडिशनल ड्यूटीज ऑन एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये भी कोई ड्यूटी होगी, तो ये भी सबस्यूम हो चुकी है। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ओके, जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट होते थे उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो भी मर्ज हो चुकी है। एंड लास्ट सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस। ओके, एंड स्टेट साइड पर लग्जरी टैक्स पहले लगता था, अभी लग्जरी टैक्स मर्ज हो गया GST में। एंट्री टैक्स भी मर्ज हो गया। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स की। एंटरटेनमेंट टैक्स पूरी तरीके से मर्ज नहीं हुआ। जो स्टेट गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी वो मर्ज हो चुका है, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया गया है बाय लोकल अथॉरिटीज, ओके, बाय लोकल अथॉरिटीज, जैसे BMC इन महाराष्ट्र, TMC इन महाराष्ट्र, तो यहाँ पर उन लोगों ने जो टैक्सेस लगाया है, ओके, वो ऐसे ही लगेगा। ठीक है, उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं, वो ऐसे ही लगेगा। लेकिन अगर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया था पहले, सच एंटरटेनमेंट टैक्स इज सबस्यूम्ड इन GST। ओके, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो टैक्स था वो भी सबस्यूम हो गया, परचेस टैक्स सबस्यूम हो गया, लॉटरी बेटिंग गैमलिंग भी सबस्यूम हो गया। मतलब GST में जो एक्शनेबल क्लेम हम लोग बोलते हैं, ओके, उसके ऊपर GST आता है एज अ गुड्स। ओके, एंड लास्ट वन, स्टेट सरचार्ज। तो दीज आर द टैक्सेस विच आर सबस्यूम्ड। आप लोग को याद कौन सा रखना है, मैं मार्क करके दे रहा हूँ। ठीक है, बस उतना ही याद रखो, सफिशियंट है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, CVD, SAD, वैट, CST, एंट्री टैक्स एंड लॉटरी बेटिंग गैमलिंग। बस इतना याद रखा, सफिशियंट है। सर्विस टैक्स इज ऑल्सो मर्ज, शायद मैंने पहले बताया होगा, सर्विस टैक्स भी मर्ज हो चुका है। ओके, लेकिन एक्साइज ड्यूटी कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर है अभी? चलो बताओ, कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी अभी भी रहेगा? चलो सोच समझ के बताओ। जिसके ऊपर GST नहीं है। GST किसके ऊपर है? सॉरी, GST किसके ऊपर नहीं है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर देर इज नो GST। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ओके, दैट इज 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आया समझ में? सभी को क्लियर है क्या? चलो, तो अपना टैक्स सब्स्यूम कौन से है वो हो चुका है। अब अपना लास्ट पार्ट बचा है, वो कर लेंगे, दैट इज GST काउंसिल। GST काउंसिल,
अब जीएसटी काउंसिल क्या होता है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, दैट इज एक कमिटी होता है। वो कमिटी करता क्या है? वो कमिटी डिसीजंस लेता है। ओके, दैट इज रिकमेंड करता है। क्या करता है? रिकमेंड करता है। किसको रिकमेंड करता है? तो जी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालता है इन ऑफिशियल गैजेट। ओके, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आएगा कि ये जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ, उसमें ये डिसाइड हुआ, अभी हम लोग ये लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो डिसीजन लेने के लिए जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होना जरूरी है। ओके, डिसीजन लेने के लिए जीएसटी काउंसिल का क्या होना जरूरी है? मीटिंग होना जरूरी है, मीटिंग। अब वो मीटिंग में कोई प्रस्ताव हमने रखा है, प्रस्ताव मतलब प्रपोजल। ओके, अज्यूम करते हैं कि कोविड का पीरियड है, सैनिटाइजर के ऊपर जीएसटी का रेट अगर एग्जाम्पल हमको कम करना है तो एक प्रस्ताव है। ओके, एक एक प्रस्ताव है। ठीक है, तो फिलहाल तो 2023 चालू है, मतलब कोविड तो है नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल लिया है कि अज्यूम करते हैं कि कोविड चालू है। ओके, कोविड चालू है और हम लोग को सैनिटाइजर के ऊपर जीएसटी का रेट क्या करना है? कम करना है। तो अभी यहाँ पर जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होगा। क्या होगा? जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होगा, मीटिंग। अब मीटिंग में क्या होगा वो मीटिंग में किस तरीके से यहाँ पर डिसीजन लेना है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब जीएसटी काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, जीएसटी काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है। जीएसटी काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें दो मेंबर्स जो हैं, दो मेंबर्स, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये दो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंड बाकी के जो 31 मेंबर्स हैं, ओके, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से एक एक जन आएगा। ओके, सो ऐसे 31 मेंबर्स है। सो इन टोटालिटी देर आर 33 मेंबर्स इन जीएसटी काउंसिल। ठीक है, नंबर शायद थोड़ा सा और बढ़ भी गया होगा, फिलहाल एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये समझ के चलते हैं कि देर आर 33 मेंबर्स इन जीएसटी काउंसिल। ओके, अभी मीटिंग होने के लिए मीटिंग सबसे पहले एक कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कोरम। ओके, कोरम। कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स which shall be present in meeting, which shall be present in meeting so as to initiate the meeting। तो मीटिंग स्टार्ट होने के लिए कुछ एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए इन जीएसटी। फॉर जीएसटी काउंसिल द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रिस्क्राइब्ड इज 50% ऑफ टोटल। 50% ऑफ टोटल का मतलब हुआ जो 33 मेंबर्स है उसका 50% करो, 16.5, राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट हायर डिजिट। दैट इज अगर 17 लोग नहीं आए हैं, ओके, अगर 17 लोग नहीं आए हैं तो ये मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर प्रॉक्सी अलाउड नहीं है, 17 लोग आने चाहिए। ओके, 17 लोग आने चाहिए। मिनिमम 17 पीपल शुड कम इन द मीटिंग, तो ही मीटिंग वैलिड होगा, मीटिंग स्टार्ट होगा। क्लियर है क्या? सेकंड कंडीशन। ओके, अभी हम लोग को डिसीजन लेना है। डिसीजन क्या लेना है? सैनिटाइजर के ऊपर जीएसटी का रेट कम करना है, ये हम लोग प्रस्ताव रख रहे हैं, प्रपोजल रख रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग आए हैं, ओके, दैट इज दो लोग हैं, अज्यूम करते हैं कि ये दोनों जन आए हैं। ओके, एंड ये 31 मेंबर्स में से अज्यूम कर रहे हैं हम लोग 17 मेंबर आए हैं, टोटल 19 मेंबर आए हैं। ओके, इस तरीके का एक एग्जांपल हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ चेक करो। 19 लोग आए हैं, अपने को कितना लोग चाहिए था? 17। यस, द कंडीशन इज फुलफिल्ड, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। बट फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुआ तो डिसीजन ले लेंगे? नहीं, अपने को सबका सब कंडीशन फुलफिल करना है, एंड सब कंडीशन मतलब 4 कंडीशन। पहला तो क्लियर हो गया, फॉरम। सेकंड कंडीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लोग आए हैं, ओके, उन लोगों का एटलीस्ट 1/3 वोट्स,
ठीक है, क्या होना चाहिए? इन फेवर ऑफ डिसीजन होना चाहिए। ओके, इन फेवर ऑफ डिसीजन। वन थर्ड मतलब इस केस में 0.66, दैट इज वन। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दो लोग आए हैं, उनमें से किसी भी एक जन को तो हाँ बोलना ही चाहिए। पॉइंट समझा? थर्ड कंडीशन, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के लोग आए हैं, ओके, कितने आए यहाँ पर? 17। 17 का टू थर्ड लोगों ने हाँ बोलना चाहिए। ओके, 17 का टू थर्ड लोगों ने हाँ बोलना चाहिए। टू थर्ड मतलब करो जरा कैलकुलेशन, कितना आ रहा है देखो, मेरे पास कैलसी नहीं, मोबाइल में कर लेता 11.3 मतलब कि 12। ओके, तो 12 लोगों ने क्या करना चाहिए? इन फेवर ऑफ डिसीजन वोट करना चाहिए। मतलब टोटल कितने लोगों ने वोट करना चाहिए यहाँ पर? कितना दिख रहा है? 13 लोगों ने तो फेवरेबल डिसीजन देना चाहिए। तो क्या ये हो गया कंप्लीट? नहीं। गवर्नमेंट बोलता है कि देर इज वन मोर पॉइंट, देर इज वन मोर पॉइंट। ओके, और एक पॉइंट है। क्या है वो पॉइंट? सुन, फोर्थ कंडीशन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। कंडीशन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी लोगों ने वोट दिया है, जितने भी लोगों ने वोट दिया है, इन सभी का जो टोटल वोट है, इन सभी का जो टोटल वोटिंग है, ओके, ये दिस वोटिंग शुड बी एटलीस्ट 3/4 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पर 19 लोग आए थे, 19 का 3/4 करो, कितना होता है? 19 का 3/4 करना है, एंड इट शुड बी एटलीस्ट इतने वोट तो आने ही चाहिए डिसीजन के लिए। 19 × 3/4 मतलब 15 लोगों ने हाँ बोलना चाहिए आपको, तो ही ये डिसीजन वैलिड होगा। अभी यहाँ पर अपने को कितने लोगों ने हाँ बोला है? 13। सो दिस डिसीजन वुड बी इनवैलिड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को एटलीस्ट दो लोग चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के हाँ बोलने वाले, ताकि ये डिसीजन वैलिड हो जाए। ओके, मैं वापस एक बार पूरा रिपीट करता हूँ, सुनो। सबसे पहला कंडीशन, जितने भी मेंबर्स हैं, ओके, टोटल मेंबर्स, निर्धारित मेंबर्स जितने भी हैं, उसका 50% लोग क्या होने चाहिए? मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लोग आए हैं, उनके वन थर्ड लोग क्या होने चाहिए? अपने डिसीजन से फेवर में होने चाहिए। थर्ड कंडीशन, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के लोग आए हैं, 17 इस केस में, उसका टू थर्ड लोगों ने फेवरेबल में हम लोग का वोट देना चाहिए। ओके, एंड टोटल जितने लोगों ने भी वोट दिया है, दैट टोटल शुड बी एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड। क्लियर है? तो ये सब कंडीशन अगर फुलफिल हो गई, तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसके ऊपर नोटिफिकेशन पास होगा। समझ में? दिस डिसीजन वुड बी वैलिड, एंड इसको हम लोग क्या करेंगे? रिकमेंड करेंगे किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट वुड इशू नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड। समझ में आया सबको? तो ये वी कंप्लीट विद जीएसटी काउंसिल। अब लास्ट पार्ट, जीएसटी कब आया, कैसे आया, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, एकदम सिंपल है। 2004 में एक केलकर टास्क फोर्स करके एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, उन्होंने 3 साल 4 साल तक पूरा जीएसटी पे रिसर्च किया, एंड उन्होंने जीएसटी लॉ प्रपोज किया। ओके, यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तब कोई जीएसटी लॉ नहीं आया। ओके, जैसे ही 2014 में मोदी सरकार आया, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? लोकसभा में उन्होंने क्या किया? ये बिल को पास करने के लिए रखा। ओके, कौन से डेट पर रखा? 6 मई 2015 को लोकसभा में वो बिल पास हो गया। ओके, 6 मई 2015 को क्या हो गया? ये लोकसभा में बिल पास हो गया। ओके, अभी सेकंड स्टेप क्या रहता है? राज्यसभा में पास होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 अगस्त 2016, इस डेट पर राज्यसभा ने पास कर दिया। ओके, मतलब लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया। अभी क्या चाहिए? प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए। तो 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला। मतलब प्रेसिडेंट ने क्या किया? साइन किया। ओके, बोला कि जीएसटी का जो बिल था, ओके, उस बिल को एक्ट में तब्दील कर दो। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन किया, दैट बिल बिकम्स एक्ट, एंड रोल आउट ऑफ जीएसटी वॉज फ्रॉम 1 जुलाई 2017। क्लियर है? आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली हियरिंग मी। टेक केयर, बाय बाय।